बहुत समय पहले प्राचीन भारत में नंद वंश का शासन था। नंदों का शासन भले ही शक्तिशाली था, लेकिन प्रजा उनसे असंतुष्ट थी। इन्हीं दिनों एक तेजस्वी युवक चंद्रगुप्त और उसके मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य ने भारत के इतिहास को बदलने का निश्चय किया। चंद्रगुप्त की माता का नाम मोरा था। कहते हैं इसी कारण इस वंश का नाम पड़ा मौर्य वंश। चंद्रगुप्त की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहीं उसकी भेंट हुई चाणक्य से। चाणक्य ने उसमें एक महान राजा की छवि देखी और उसे नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार किया। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में भी लिखा है कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत किया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। राजधानी बनी पाटलिपुत्र। आचार्य चाणक्य ने उसे न सिर्फ राजनीति सिखाई, बल्कि शासन का हर रहस्य बताया। उन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राज्य संचालन, प्रशासन और कर व्यवस्था का पूरा विवरण है। जब चंद्रगुप्त मगध का शासक बना, तब यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया। युद्ध के बाद संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना यानी कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और दहेज ने उसे अरियाना यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जिद्रोसिया यानी बलूचिस्तान और परोपमीसस यानी काबुल की भूमि दी। चंद्रगुप्त ने बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। यूनानी लेखक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय समाज, व्यवस्था और संस्कृति का अद्भुत वर्णन है। मेगास्थनीज ने लिखा कि मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में बटा था: दार्शनिक, चरवाहे, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर, सभासद। सबसे बड़ी संख्या किसानों की थी। वे परिश्रमी थे, परंतु इतिहास लिखने की परंपरा भारतीयों में कमजोर थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में ईरान यानी फारस की सीमा से और पूरब में बंगाल तक। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने राजनीति छोड़कर जैन धर्म को अपनाया। जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः संथारा या सल्लेखना व्रत लेकर 298 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला महान सम्राट कहा जाता है। उनके शासन में प्रशासन, न्याय और व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि आगे चलकर उनके पोते अशोक महान ने इस वंश को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। गुजरात के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि उनके शासनकाल में प्रजा कल्याण के लिए सुदर्शन झील जैसी परियोजनाएं भी बनवाई गई। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से सम्राट पद तथा राजवैभव को त्याग कर ईसा पूर्व 298 में संन्यस्त जीवन को अपना लिया। फिर उनके पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट बना, जिसने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया और अपने पिता से विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को यथास्थिति बरकरार रखा। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महान पिता का पुत्र और अशोक जैसे एक महान पुत्र का पिता होने के बावजूद भी बिंदुसार के जीवन के बारे में हमें तथ्य, तर्क एवं तारीखों के अभाव में काफी कम जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे में बिंदुसार के बारे में जानने की हमारी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं सम्राट बिंदुसार के जीवन से जुड़ी आज की ये वीडियो। मात्र 22 वर्ष की आयु में सम्राट बने बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात, सिंहसेन,
भद्रसार और अजातशत्रु वरिसार ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। अमित्रघात शब्द का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। संभवतः ये बिरुदावली बिंदुसार ने किसी विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी, लेकिन किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी इसे ज्ञात करना कठिन हो जाता है। जैन ग्रंथ राजवली कथे में बिंदुसार को सिंहसेन तो वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही बिंदुसार भी विद्वानों और दार्शनिकों का आदर करते थे। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के तत्कालीन शासक तथा सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार टोल्मी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी अपने राजदूत डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। इससे ये प्रतीत होता है कि बिंदुसार के समय में भी मौर्यों के यूनानियों और अन्य विदेशियों के साथ संबंध अच्छे रहे थे। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बिंदुसार एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले निष्क्रिय राजा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर उनसे मीठी मदिरा की मांग की थी तथा उनके कार्यकाल में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने खुद की जगह अपने पुत्रों को भेजना उचित समझा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र थे सुशीम, जो कि पश्चिमोत्तर भारत अर्थात तक्षशिला के प्रशासक थे। दिव्यावदान में वर्णन है कि सुशीम के कुप्रशासन से त्रस्त होकर तक्षशिला में लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। मालवा और उज्जैन में प्रशासक रहे अशोक ने बड़ी ही कुशलता से तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और वहां की जनता को शांत किया। इससे मौर्य दरबार में अशोक का प्रभाव बढ़ा और वो उत्तराधिकारियों के सत्ता संघर्ष में सबसे शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरकर सामने आया। वैसे सुशीम बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और इसी कारण वे स्वाभाविक रूप से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षा के समक्ष सुशीम नहीं टिक पाए। बिंदुसार के जीवन के अंतिम दिनों में उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता का यह संघर्ष और भी तीव्र हुआ, जिसके परिणामों को देखने से पहले ही ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार की मृत्यु हुई और फिर सुशीम समेत अपने अन्य भाइयों को मारकर अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट बने। सम्राट अशोक के जीवन का संपूर्ण विवरण हम अगली वीडियो में विस्तार से देखेंगे।